तो थर्ड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे एडमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 टू 37। 30 टू 37 सेक्शन में कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सरकार कहती है कि आप खर्चे कर लो बिजनेस के लिए, आपको मैं प्रॉफिट में से एडजस्ट करवा दूंगी। जैसे कि सबसे पहले रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस फॉर द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के लिए, बिल्डिंग के लिए होने वाला कोई भी रेंटल खर्चा, कोई भी टैक्सेस, कोई भी रिपेयर्स, कोई भी इंश्योरेंस जो बिजनेस के पर्पज के लिए, स्पेसिफिकली बिजनेस के पर्पज के लिए, जो प्रमाइसेस वेयर द प्रमाइसेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी एज अ टेनेंट। कहता कि अगर आपने रेंट पे लिया है तो जो उसका रेंट पे करोगे, रेंट पेड फॉर द प्रमाइसेस एंड द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स इफ द एसएससी हैज अंडरटेकन, यानी कि रेंट पेड प्लस अगर कोई रिपेयर्स है तो उसके लिए वो क्या बन जाएगी, वो डिडक्शन बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? वो उसके लिए डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि प्रॉफिट में से कम हो जाएगी। उसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रमाइसेस बाय द एसएससी बीइंग ओनर। प्रमाइसेस का अगर ऑक्यूपेशन है प्रमाइसेस का ऑफ एसएससी बीइंग द ओनर, कहता जहां पे एसएससी खुद ही प्रमाइसेस का ओनर हो और अपने ही बिजनेस के पर्पस के लिए अपने ही, यानी कि मालिक उस बिल्डिंग का खुद ही था, तो उसके ऊपर रेंट की डिडक्शन आपको क्यों मिलेगी? ठीक है जी। हाउएवर विद अ फर्म रन इट्स बिजनेस इन द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय वन ऑफ इट्स पार्टनर एंड द रेंट पेबल टू अनदर पार्टनर इज अलाउबल, यानी कि अगर एक पार्टनर की वो बिल्डिंग थी और वो दूसरे पार्टनर को रेंट पे करना पड़ गया था तो वो एक अलाउबल खर्चा होगा। ठीक है जी। उसके बाद रिपेयर्स ऑफ द प्रीमाइसेस, कहता है रेंट के अलावा ये सेक्शन कौन कौन सी डिडक्शन अलाउ करता है? द असेसी इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, कहता असेसी सबसे पहली कंडीशन क्या है, असेसी मालिक है। ठीक है जी। असेसी टेनेंट है हु हैज अंडरटेकन एंड बेयर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, चाहे वो कहता है रेंट पे ले लिया, वो टेनेंट है उसने रेंट पे ले लिया तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर जो है वो प्रीमाइसेस की वो असेसी ने वो कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स दी है। ठीक है जी। तो उस केस में भी कॉस्ट ऑफ रिपेयर अलाउबल खर्चा है। Even if the assessee occupies the premises otherwise than as a part of tenant or owner, lessee, licensee, mortgage with the possession, he is entitled to a deduction under this section in respect of the current repairs to the premises। कहता अगर ये जो assessee ने टेनेंट के अलावा यानी कि लीज पे भी लिया है या लाइसेंस के लिए लिया है या मॉर्टगेज की है कोई भी पोजीशन, तो उसको उसके ऊपर जो करे वाला रिपेयर, करंट रिपेयर्स, जो करंट रिपेयर्स हैं यानी कि पिछले साल की जो रिपेयर्स हैं वो सारी अलाउबल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड करंट रिपेयर्स ऑफ द कैपिटल नेचर नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन। कहता कि अगर आपकी कोई ऐसी रिपेयर है या कैपिटल नेचर की कोई रिपेयर है, अगर आपकी कोई कैपिटल नेचर की अगर कोई रिपेयर है तो नॉट अलाउ, वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। कहता कि अगर आपने कोई भी कॉस्ट ऑफ रिपेयर दी कोई भी प्रीमाइसेस के लिए, जैसे रेंट के लिए दी है या कोई भी करंट रिपेयर के लिए दी है, असेसी ने जो ऑक्यूपाई करा, शेल नॉट इंक्लूड एनी कैपिटल नेचर, उसमें कोई कैपिटल नेचर का नहीं हो, यानी कि रिपेयर जो हो करंट नेचर का होना चाहिए। कैपिटल नेचर इज अलाउड डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम अदर देन दैट, मतलब कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउ नहीं होगा। ये पूरा हेडिंग भी जो अंदर का कंटेंट है वो सेम बोल रही है। Other expenses in addition deduction are allowed in respect of the census by the way of land revenues, यानी कि कोई revenues दे दिए, कोई rates दे दिए, कोई municipal taxes दे दिए, कोई insurance दे दी। In respect of the premises used for the purpose of the business or profession, cesses levied by the foreign government are also, अगर कोई foreign की सरकार, अगर कोई foreign government भी अगर कोई टैक्स लगाती है तो वो भी अलाउबल एक्सपेंडिचर है। अगर फॉरेन गवर्नमेंट भी अगर कोई टैक्सेस देती है तो भी वो अलाउबल एक्सपेंडिचर है। प्रीमाइसेस यूज्ड पार्टली फॉर द बिजनेस एंड पार्टली फॉर द अदर पर्पस, कहता कि अगर आपने कोई खर्चा आधा, यानी कि ये अगर कोई बिल्डिंग थी आपने ये बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करा और ये अदर पर्पस के लिए यूज करा, तो जहां पे द पार्टली अदर पर्पस ओनली द प्रोपोर्शनेट ऑफ द एक्सपेंडिचर, यही प्रपोर्शन, ये वाला जो प्रपोर्शन है यही प्रपोर्शन अलाउबल होगा, ये पोर्शन अलाउबल नहीं होगा। जो बिजनेस के लिए होगा सिर्फ वही अलाउबल होगा। रिपेयर एंड इंश्योरेंसेस ऑफ द मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, वो क्या कहना चाह रहा है, कोई भी मशीनरी प्लांट और फर्नीचर की अगर कोई रिपेयर होगी वो भी अलाउबल होगी। सेक्शन 31 कहता कि कोई भी आपने
रिपेयर कराई कोई इंश्योरेंस कराई अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन द करंट रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ द मशीनरी प्लांट फर्नीचर इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। कहता कि कोई भी आपने डिडक्शन जो है आपने खर्चों के लिए लेनी है कौन सी, करंट रिपेयर्स की, वो और इसमें मशीनरी प्लांट फर्नीचर। तो ये जो अगर आप कोई खर्चा करते हो तो वो इनकम बिजनेस की इनकम में से डिडक्ट हो जाएगी, यानी कि अलाउएबल एक्सपेंडिचर है, डिडक्टेबल है। ठीक है जी। यूसेज, आपकी यूसेज बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। ठीक है जी, फॉर द पर्पस ऑफ द, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद द वर्ड यूज्ड हैज टू बी रीड इन द वाइड सेंस सो एज टू इंक्लूड द पैसिव एज वेल एज एक्टिव यूज, यानी कि जो यूज करा या यूज करने वाला है वो अपने बिजनेस के लिए होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का था, इवन इफ द एसेट इज यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर द assessee is entitled to deduction in the full amount of expenditure repair insurance not merely the amount of the proportionate of the, यानी कि अगर उसने कोई भी रिपेयर कराई चाहे वो फुल ईयर के लिए कराई हो, बट उसने जितनी भी अमाउंट के लिए, यानी कि इसमें प्रपोर्शन नहीं देखा जाएगा। कई खर्चों में प्रपोर्शन देखा जाता है, प्रपोर्शनेट करा जाता है, बट यहाँ पे प्रपोर्शन नहीं देखा जाएगा। रिपेयर एक्सक्लूड रिप्लेसमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी एक्सक्लूड करती है। वो क्या कहना चाह रहा है कि आपका कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउएबल नहीं होगा, आपका कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउएबल नहीं होगा, इसमें ये कहना चाह रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें, इंश्योरेंस प्रीमियम कहता है कोई भी खर्चा डिडक्टेबल है अलाउएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस मशीनरी प्लांट फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। The insurance must be against the risk of damage or destruction of the machinery. Asset must be used by the assessee for the purpose of his business or profession during the accounting year. The premium should have been actually paid or payable during the mercantile system. ये कहना चाह रहा है इंश्योरेंस मस्ट बी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज, यानी कि डैमेज के लिए होना चाहिए, एसेट बिजनेस के पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, प्रीमियम एक्चुअली पेड हो चुका होना चाहिए। ये ना हो कि पे भी हो सकता है और पेबल भी हो सकता है, पेड और पेबल दोनों ही हो सकता है, ये खर्चा अलाउबल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एक लाइन और यहाँ पे बोल रहा है प्रीमियम में इवन टेक द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ट्रेड एसोसिएशन विच अंडरटेक्स टू इंडेमनिफाई एंड इंश्योर इट्स मेंबर अगेंस्ट द लॉस, यानी कि अगर कोई एसोसिएशन भी इंश्योरेंस लेती है फॉर लॉस ऑफ द मेंबर्स के लिए, तो वो भी उसके लिए एक अलाउएबल खर्चा है। ठीक है जी। उसके रिटर्नेबल इंश्योरेंस अंडर दिस सेक्शन इवन इफ द पार्ट ऑफ रिटर्नेबल इंश्योरेंस, कहता कि अगर आपने करंट रिपेयर ऑफ द कैपिटल नेचर नॉट टू बी अलाउड, वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कोई भी आपने अमाउंट पे करी है, किसके लिए, मशीनरी के लिए, प्लांट के लिए, फर्नीचर के लिए, shall not include any capital expenditure, in other words current repairs other than the capital nature is allowed, यानी कि आपकी करंट रिपेयर्स, छोटी मोटी रिपेयर जो है वो अलाउड होंगी, बट अगर कोई मेजर या कैपिटल नेचर की होगी वो अलाउएबल नहीं होगी। उसके बाद चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन मैंडेटरी, डेप्रिसिएशन सेक्शन नंबर 32 जो है वो कहता है कि सेक्शन 32 में आती है, कहता कि आपको कोई जो कैपिटल नेचर की, कैपिटल एसेट्स की जो है उसके ऊपर वैल्यू जो डिमिनिशिंग होती है या एग्जॉस्ट होगी वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो एक अलाउएबल खर्चा है। कहता डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी मेड कंपलसरी, ये कंपलसरी होगा वेदर और नॉट assessee has claimed the deduction in the computing his total income, अगर उसने टोटल इनकम में इंक्लूड करी है कि नहीं करी तो ये कंपलसरी ये होगा ही होगा। उसके बाद कंडीशंस क्या है सेटिस्फाई होने के लिए, कहता रूल नंबर 5 जो है वो इनकम टैक्स रूल 1962 के तहत है, ये फॉलोइंग कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड मस्ट बिलोंग टू ईदर टू द फॉलोइंग कैटेगरीज नेम बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर बीइंग टैंजिबल एसेट, नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी, ये हो गई टैंजिबल एसेट्स की बात कर रहा है। और यहां पे जो बात कर रहा है इनटैंजिबल एसेट्स की बात कर रहा है। द डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ अदर कैपिटल एसेट कैन नॉट बी क्लेम एज डिडक्शन फ्रॉम द बिजनेस इनकम, कहता है जो डेप्रिसिएशन है वो
in the value of other capital asset cannot be claimed as deduction. यानी कि कोई और अदर कैपिटल एसेट है, वो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, उसकी कैपिटल डिडक्शन उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगी. नो डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल ऑन द कॉस्ट ऑन लैंड. लैंड के ऊपर नो डेप्रिसिएशन, लैंड के ऊपर जीरो डेप्रिसिएशन. उसके बाद द टर्म प्लांट इज डिफाइंड इन सेक्शन 43 सबसेक्शन 3, जिसमें शिप्स, बुक्स, व्हीकल्स, साइंटिफिक apparatus, surgical equipments used for the purpose of the business and profession but does not include tea bushes, livestock, building, furniture and fittings. यानी कि इसमें टी के बुश, घोड़ा गाड़ी, जानवर या कोई बिल्डिंग और फर्नीचर प्लांट में इंक्लूड नहीं होते, उनके लिए एक अलग से ब्लॉक बनाया जाता है. द वर्ड प्लांट does not include animal, human body or stock and trade. Thus plant includes all goods, chattels, fixed or movable, which businessman keep for the employment in his business with some degree of durability. यानी कि ड्यूरेबिलिटी की नेचर के लिए प्लांट जो है वो बिजनेसमैन यूज करेगा फॉर डिग्री ऑफ ड्यूरेबिलिटी, यानी कि अपने डेली के कामकाज के लिए मशीनरी अगर कोई प्लांट है वो लगाया. प्लांट इंक्लूड द पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि इंजन ऑफ अ व्हीकल. मशीनरी इंक्लूड पार्ट ऑफ मशीनरी. बिल्डिंग इंक्लूड द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है जी, वो क्या कहना चाह रहा है कि प्लांट में कोई इंजन है तो वो भी पार्ट ऑफ प्लांट होगा. मशीनरी इंक्लूड पार्ट ऑफ मशीनरी एंड द बिल्डिंग इंक्लूड्स पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये चीजें बीच में होगी. सिमिलरली बिल्डिंग इंक्लूड्स स्कोप, रोड्स, ब्रिजेस, कलवर्ट्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स. ये सारी चीजें किस में होंगी? बिल्डिंग की डेफिनेशन में ही होगी. ठीक है जी. द एसेट शुड बी एक्चुअली यूज्ड बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. द एसेट मस्ट बी पुट टू यूज at any time during the previous year. The amount of depreciation allowance is not proportionate to the period of use during the previous year. कहता है एसेट जो है एक्चुअली यूज होना चाहिए बिजनेस के लिए, यानी कि एक्चुअल यूज होना चाहिए. ये ना हो कि आपने एसेट लिया बट उसको यूज नहीं करा. एसेट यूज फॉर लेस देन 180 days. However, it has been provided that where any asset is required assessed during the previous year is put to use for the purpose of the business or profession for a period of less than 180 days, depreciation shall be allowed at the 50%. यानी कि अगर लेस देन 180 डेज होंगे तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन जो होगा वो 50% से कम चार्ज होगा. ठीक है जी. इफ द एसेट्स आर नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस एंड द प्रोफेशन ऑफ द असेसी बट फॉर अदर पर्पस as well, depreciation is allowable would be proportionate the part of depreciation allowance to the assessee would be otherwise entitled. कुछ नहीं कह रहा इस लाइन में, कहता कि अगर एसेट बिजनेस के पर्पस के लिए यूज नहीं हुए तो वो डेप्रिसिएशन अलाउएबल नहीं होगा. डेप्रिसिएशन अलाउएबल नहीं होगा. ठीक है जी. उसके बाद एसेट मस्ट ओन द एसेट होली और पार्टली. वो क्या कहना चाह रहा है? कहता है एसेट मस्ट ओन द एसेट होली और पार्टली, यानी कि ओनरशिप की बात कर रहे हैं कि जो एसेट है उसकी चाहे वो कंप्लीट ओनरशिप हो चाहे वो पार्टली ओनरशिप हो. इन द केस ऑफ द बिल्डिंग असेसी मस्ट ओन द सुपर स्ट्रक्चर एंड नॉट नेसेसरी द लैंड ऑन विच द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड. उसके स्ट्रक्चर भी अगर असेसी का हो, अगर लैंड उसकी ना हो, तब भी वो बिल्डिंग, यानी कि अगर उसने लीज पे भी लिया है तो वो भी उसका एक एसेट बन जाएगा, फिक्स्ड एसेट बन जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद computation of the depreciation allowance. Depreciation allowance will be computed on the following basis. Power generation. अगर कोई फर्म है या कोई अंडरटेकिंग है तो in case of asset of an undertaking engage in the generation or the distribution of the power, such percentage on the actual cost as prescribed under Rule 51. यानी कि एक्चुअल कॉस्ट पर जो रूल 51 के अकॉर्डिंग जो रेट है वो एप्लीकेबल होंगे. तो रूल 51 क्या कहता है? कहता एज पर दिस रूल डेप्रिसिएशन और ऑन द अबव मेंशन्ड एसेट shall be calculated at the percentage of the actual cost at the rate specified in appendix 1A of these rules. However, the aggregate depreciation allowed in respect of any asset for the different assessment year shall not exceed the actual cost of the asset. It is further provided that such undertaking as mentioned above has the option of being depreciation on the written down value of such block of the asset
आर यूज फॉर द बिजनेस रेट्स अपेंडिक्स 1 टू दीज रूल्स। वो क्या कहना चाह रहा है, डेप्रिसिएशन जो ऊपर यानी कि पावर जनरेशन अंडरटेकिंग के ऊपर है वो उस परसेंटेज यानी कि एक्चुअल कॉस्ट और रेट जो अपेंडिक्स 1A में दिए हुए हैं, यानी कि अगर वो क्वेश्चन में आपके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करेगा तो अपेंडिक्स 1 यानी कि पेपर में दिया होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। However, the option must be exercised before the due date for the furnishing of the return under section 139 subsection for the assessment year for the relevant previous year which begins to the generation. It is further provided that the such option once exercised shall be final and shall. वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कि इन जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग होती है उसके लिए ऑप्शन रहती है कि जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉलो करनी है या WDV में। बट अगर इसमें से कोई भी मेथड अगर फॉलो कर लिया तो वो फिक्स्ड रहेगा लाइफ टाइम ड्यूरिंग, मतलब जितनी भी उसकी लाइफ है। अगर SLM चूज किया तो SLM ही रहेगा, अगर WDV चूज करा तो WDV रहेगा। ठीक है जी। अब ब्लॉक ऑफ एसेट, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी हमारे एसेट्स है वो डेप्रिसिएशन जो होते हैं वो ब्लॉक के हिसाब से होते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से होते हैं। तो जो ब्लॉक ऑफ एसेट है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में डिफाइन करेंगे। इंटेंजिबल एसेट बीइंग tangible asset being building, machinery, plant or furniture. Intangible asset being know-how, patent, copyright, trademark and other in respect of some same percentage is prescribed. Know-how क्या चीज है, means कोई भी industrial information, कोई भी know-how का मतलब है industrial information or technique likely to assist in the manufacture of the processing of the good in the working of a mine, oil well and other sources of mineral deposit including searching and discovery or testing of deposit of the winning of access thereto। यानी कि ये नो हाउ क्या है, कोई भी इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन है वो उसके लिए आप पेटेंट करा लेते हो या सरकार के साथ कोई रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। आपने कोई माइन ली है, ऑयल वेल लिया, उसकी खदान खोदने के लिए है, वो भी एक पॉइंट है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में जनरली आ जाता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन तभी अलाउ होती है जब कोई नया प्लांट एंड मशीनरी होता है शिप और एयरक्राफ्ट को छोड़ के एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल आफ्टर 31st ऑफ मार्च 2005, यानी कि 2005 के बाद अगर किसी ने कोई नई न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी है तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो for the production of any article or a thing in the business generation, transmission or the distribution of the power। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल थिंग और इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या, पावर क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो रेट क्या होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से मिलेगी जो भी आपने कैपिटल एसेट यूज करी है। तो वो 50% ऑफ द डेप्रिसिएशन का रहेगा। अगर लेस देन 180 डेज हैं तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो रहेगा हाफ, 50% रहेगा। यानी कि अगर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना था तो वहां पे 10% मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी नॉट क्वालिफाइंग फॉर द एडिशनल डेप्रिसिएशन, कहता कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए कौन से ऐसे प्लांट एंड मशीनरी जो क्वालिफाई नहीं करते, कहता इन प्लांट एंड मशीनरी के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं होगी। कहता द मशीनरी और प्लांट बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय द सेसी वाज यूज्ड विद इन या आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो यूज ना हो। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और एनी गेस्ट हाउस, कहता कि ऑफिस में ना लगी हो, रेजिडेंशियल में ना लगी हो और अकोमोडेशन में ना लगी हो या गेस्ट हाउस में ना लगी हो। ऑफिस अप्लायंसेस, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कहता कि ऑफिस के अप्लायंसेस ना कोई हो और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल ना हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत सारे बेनिफिट दे दिए जाते हैं। एनी प्लांट एंड मशीनरी और होल ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट विच इज अलाउड एज डिडक्शन whether by the way of depreciation in computing the income chargeable under the head PGBP or one of the any previous year। कहता कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जिसका सारा ही पार्ट और एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का एसेट लिया तो उसका 1 लाख रुपए पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाता है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक सेक्शन होता है PGBP के अंडर, उसको डिडक्शन मिल जाती है। कहता है उसके ऊपर क्या फर्दर एडिशनल डिडक्शन दोगे, एडिशनल
जब 1 लाख रुपए की चीज के ऊपर 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन दे दी तो उसके ऊपर क्या ही एडिशनल डेप्रिसिएशन दोगे। उसके बाद additional setup manufacturing in notified backward area on the state of Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal, Bihar. तो balance additional depreciation at the rate of 17.5 to be allowed in the previous year for the new plant and machinery installed in the previous year 1920 and put to use for the less than 180 days. वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कि पहले तो 10% मिलती थी, बट अगर कोई प्रीवियस ईयर में लेस देन 180 डेज अगर कोई यूज हो, लेस देन 180 डेज यूज हुआ है, तो वो ये जो बैकवर्ड एरिया जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के, उसके ऊपर 17.5% आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन दी है। ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पे हायर एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे हो जाएगी, कहता कि 15% तो है ही थी, उसके ऊपर 20% की एडिशनल डेप्रिसिएशन हो जाएगी। ठीक है जी। तो आगे चलो, ये इलस्ट्रेशन जो है वो आपकी होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 2। आज के लिए 20 मिनट प्लस का लेक्चर बन गया, तो इसी को यहाँ पे पॉज करते हैं। इसमें अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, क्लैरिफाई कर सकता है।